गुड इवनिंग। होमवर्क। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 3। 1 मिनट। पहले 4 और 5 है ना, जिस ऑर्डर में बोला था उसी ऑर्डर में डिस्कस करेंगे ना। जेईई मेंस है ना, जिसमें 99.95 प्लस परसेंटाइल आएगा तुम्हारा, है ना, मैथ्स में। पहले उसे डिस्कस करते हैं। 1 to 5। चलो प्रूव करो कि हाँ सर 99.95 वाकई में आएगा। अप टू 5। एनी डाउट? नो। वेरी गुड। 6 to 10। अरे यार 4 5 क्या पूछ रहे हो? ये सेम क्वेश्चन अभी तो देखा था। तुमको डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं आता क्या? नॉर्मल टू कर्व एट थीटा इज, तो जो dy बाई डी एक्स होता है वो नॉर्मल का स्लोप थोड़ी ना होता है, वो तो टेंजेंट का होता है। तो पहले dy बाई डी एक्स तो निकालो। dy बाई डी थीटा, ए तो चलो कट जाएगा। साइन, सॉरी कॉस, कॉस माइनस कॉस कैंसल, प्लस थीटा साइन, थीटा साइन थीटा, ये है dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, माइनस साइन प्लस साइन प्लस थीटा कॉस, थीटा कॉस, tan थीटा इज dy बाई डी एक्स। तो अभी नॉर्मल का स्लोप मिल गया माइनस कॉट थीटा। अच्छा, इट मेक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया यार। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस कॉट थीटा। अच्छा, ऑप्शन है ही नहीं क्या इसमें? ठीक है, तो स्लोप के ऊपर ऑप्शन नहीं है, चिंता मत करो, क्योंकि माइनस कॉट थीटा मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा ऑप्शन है ही नहीं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई? और अगर मैं थीटा, राइट, it passes through origin, it passes through, it is at a constant distance from origin. यार, this is the equation of normal. माइनस कॉस बाई साइन, चलो साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, जब गलत कर दूं बता देना। माइनस कॉस बाई साइन, माइनस था ना, इंटू एक्स माइनस, this is the equation of normal, which is sin theta y plus x cos theta is, मामूली सी मैनिपुलेशन कर लो, a cos स्क्वायर a sin स्क्वायर बिकम a थीटा साइन कॉस a इंटू थीटा साइन कॉस माइनस a थीटा साइन कॉस, कैंसल। ये आंसर है कि सर ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है। तो नॉर्मल ने तो अपने नाम को सिग्निफाई कर दिया कि सर ये तो वो नॉर्मल फॉर्म जो सिखाई जाती है ये तो वही है ना, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो ओरिजिन से डिस्टेंस इज ए। कुछ लोग समझ गए? ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
इज कांस्टेंट। कई लोगों को समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन खुद से कर लो यार। एक स्फेरिकल बॉल है, ये 10th क्लास के मेंसुरेशन के सवाल कैसे तुम लोग पूछने लग गए कि ये स्फेयर है, इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी, आइस यूनिफॉर्म थिकनेस, तो ये जो कोटिंग का वॉल्यूम है थिकनेस ऑफ आइस 5 सेंटीमीटर है, रेट व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर। तो कुछ मेल्ट होने का रेट दिया हुआ है। लेयर ऑफ आइस, तो रेडियस कुछ 10 और ये कुछ कुछ मान लो यार इसको R, टोटल R। तो जो आइस का वॉल्यूम है उसका dv बाई dt कर देना, और क्या। तो आइस का वॉल्यूम कर नहीं पाते हो, 4/3 पाई R³ माइनस ये जितना भी है 10³ ये वॉल्यूम है। तो मेरे ख्याल से dv बाई dt कर लेना। और थिकनेस ऑफ आइस 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि R और 10 का डिफरेंस, ठीक है ना। तो R माइनस 10, R चेंज हो रहा है, तो जब R माइनस 10 जो है वो 5 है, मतलब कि R की वैल्यू 5 है, 15 सॉरी। तो एट द मोमेंट R इज 15, तुमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ हिंट दोगे क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको क्या क्लिक कर रहा है ये बताओ। किस कंसेप्ट को यूज करने का मन में विचार आ रहा है, कुछ ज्ञान दो। चलो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को तो समझ ही नहीं आया, इसमें करूं क्या, इतना पढ़ने के बाद समझ ना आए, ऐसा तो संभव नहीं है। ओरली बताओ, हाउ टू बिगिन 6 क्वेश्चन, विच थॉट। बाकी लोग बताएं भाई। गुड, LMVT समझ गए। तो 1 से 6 इंटरवल में LMVT लगा देना, F6 माइनस F1 अपॉन 6 माइनस 1 इक्वल टू सम F डैश C, एंड C बिलोंग 1 to 6 इंटरवल, और 1 to 6 इंटरवल में डैश के बारे में कमेंट है ग्रेटर इक्वल टू 2। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए, F6 माइनस F1 अपॉन 6 माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 2। गॉट इट। हो गया भाई। तो इससे कुछ F6 पर इनइक्वालिटी आ गई। अब तो आ जाएगा ना आंसर। अप टू 9 ओवर सॉरी अप टू 10 डन। जल्दी बोलो। भाई इनइक्वालिटी प्रूव कर ली होगी ना तुमने, अब बता तो दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10, 9 अब तुम खुद करना है ना कि यार इतनी 3 लाइनें कौन पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, लीव। एक तो एक क्वेश्चन ही अधूरा लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आ रहा कि सर जीरो से क्या है, और दूसरी बात ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो मुझे अभी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ दो, अभी छोड़ दो। फिफ्टीन 16 11 to 16 15 था। टेंजेंट एट 1,7 टू पैराबोला। तो पैराबोला पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, टचेस द सर्कल। अरे तुम ये सवाल फिर नहीं कर पाए। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन। हाँ, तो टेंजेंट टू पैराबोला लिखना आता होगा ना, किसी भी 2 डिग्री को टेंजेंट लिखना सिखाया होगा तुमको।
x1 इज y प्लस y1/2, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू राइट टेंजेंट टू ए 2 डिग्री कर्व -6, दिस इज द टेंजेंट। तो आई गॉट दिस इक्वेशन, ठीक है। अब दिस लाइन टचेस द सर्किल, तो यार बच्चों तक को पता है कि सर एक लाइन टेंजेंट टू सर्किल परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, तो सेंटर इज व्हाट -8, -6, माइनस क्या बोला था, -8, -6। कैलकुलेशन तो देखो गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इक्वल टू रेडियस, तो तुम लोग खुद सही कर लेना। 8 और 6, 100 माइनस सी, फाइंड सी। डन। जेईई मेंस ओवर। मेरे ख्याल से 13th क्वेश्चन तो बन जाएगा यार। नॉर्मल टू कर्व इंटरसेक्ट वाई एक्सिस थ्रू द पॉइंट। लोगों को तो पता है मैं कैसे करता हूं, वाई एक्सिस का पॉइंट कुछ मान लूंगा 0, फिर एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। कैसी बात कर रहे हो, कर्व का तुम वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाओगे, तुमको पता नहीं वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो एक्स को 0 पुट करके ऑब्टेन वाई, तो मेरे ख्याल से कर्व का पॉइंट निकल आएगा, जिसने 13 क्वेश्चन पूछा है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर एक्स को 0 डाल के वाई निकाल लो, तो पॉइंट ऑन कर्व आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर लो, एक्स और वाई को पुट कर लो, तो बस dy बाई dx आ गया। और फिर एक बार तुम्हारी लाइन की इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो, और फिर नॉर्मल की इक्वेशन में ऑप्शन को चेक कर लो कि कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत बता दिए, ठीक है ना, काफी बता दिया। एक्सरसाइज 4 क्विकली 1 to 6, एनी डाउट? क्या दूसरा नहीं मिल रहा? आयुष 12th क्यों पूछ रहे हो यार? tan इनवर्स में रूट को सिंप्लीफाई कर लेता ना, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसको पहचानते नहीं हो क्या कि सर 1 प्लस साइन परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाफ एंगल कॉस प्लस साइन, 1 माइनस साइन वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, कॉस माइनस साइन। इसमें सोचोगे कॉस माइनस साइन किससे खुलेगा, मॉड आया ना, ऊपर कॉस प्लस साइन तो चलो प्लस खुल गया, ठीक है ना, इज कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, बट वॉट अबाउट कॉस माइनस साइन मॉडुलस? तो जिसको अकल है वो समझ गया कि सर 0 से π/4 पे कॉस बड़ा होता है ना, 0 से π/4 पर, तो जो कॉस माइनस साइन है ना वो प्लस से खुलेगा, तो ऊपर आ गया कॉस प्लस साइन, नीचे आ गया कॉस माइनस साइन, ये बन गया 1 + 10 अपॉन 1 - 10, तो मेरे ख्याल से ये कहलाएगा π/4 प्लस एक्स बाई टू, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस एक्स बाई टू, और π/4 प्लस एक्स बाई टू, अभी तुमने एक्स बाई टू मुझे बताया ना 0 से π/4 है ना, तो इसका मतलब है π/4 प्लस एक्स बाई टू वो भी π/2 से लेस आया, तो tan इनवर्स ऑफ tan इज नथिंग बट π/4 प्लस एक्स बाई टू। तो बुद्धू बन गए सब लोग है ना कि सर fx एक स्ट्रेट लाइन था, fx बराबर π/4 प्लस एक्स बाई टू, और लाइन को नॉर्मल तो बच्चा भी जानता है कि सर लाइन खुद को टेंजेंट होती है, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, नॉर्मल कौन हुआ, उसको परपेंडिकुलर। हाँ बताओ, एक्सरसाइज 4 एनी डाउट? एक्सरसाइज 4 क्विकली, नो डाउट? जेईई एडवांस्ड 1 ओनली,
ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है यार। ये सर यही सेम क्वेश्चन तो शीट एक्सरसाइज 1 में भी था। 4 and 5, 1 4 5। ओके, 4 तो जस्ट अभी कर लिया। देखो कितना मूर्ख है जो 4 पूछ रहा है ना, कि सर ये तो मूर्खों में अव्वल है ना। अभी आपने सवाल कराया, वही सवाल जेई एडवांस में, मतलब चलो कम से कम इससे ये तो प्रूव हो गया कि जेई एडवांस के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, है ना। कि सर वो 15th क्वेश्चन 2018 और आपका क्वेश्चन नंबर 4 2005, है ना। तो इतना तो अकल आ गई ना कि जेई एडवांस के पुराने क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं। ठीक, चलो 1 तो सेम क्वेश्चन मैंने 80 स्क्वायर 80 क्यूब कराया था। तो तुम गलत ग्राफ बनाना चाहो तो बना लो कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कुछ ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक, बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रॉ राइट ग्राफ। ठीक, अगर गलत भी बनाते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट एट वन, नॉर्मल एट अदर। T1 पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल एट T2। सबको मेरी आदत पता है कि सर आप सारे क्वेश्चन स्लोप से करते हो, तो T1 T2 को ज्वाइनिंग लाइन क्यूब ठीक है बराबर, चलो dy बाई डी एक्स एट T1 लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स एट T1 6 T1 स्क्वायर 6 T1 इज T1। कुछ लोग समझ गए? करो कैलकुलेशन करो। ठीक है, ऑल करेक्ट है। तो बाय रीअरेंजमेंट T1 स्क्वायर माइनस 2 T2 स्क्वायर प्लस T1 T2। अब तो तुम लोग काफी क्विक हो ना फैक्टर पहचानने में, कि सर हम तो T2 स्क्वायर से डिवाइड करके इसको सिंगल पैरामीटर में क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं। और कई लोग तो अब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बनाने लग गए कि सर ये प्रोडक्ट -2 सम, तो इसको +2 -1 लिख करके फैक्टर बन गया T1 प्लस 2 T2 माइनस T2। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसे ट्रू होना पड़ेगा। T1 इज -2 T2। ठीक, अब तुम सोच रहे होगे कि सर अभी टेंजेंट एट T1 का तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन नॉर्मल एट T2 का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो नॉर्मल एट T2 होने की वजह से नॉर्मल का स्लोप, आई थिंक dy बाई डी एक्स तो T1 है ना, मतलब इस पॉइंट पर T2 टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप -1 बाई T2। ये नॉर्मल का स्लोप मानते हो, दिस शुड बी सेम एज T1 बिकॉज योर नॉर्मल इज सेम एज टेंजेंट नॉर्मल एट T2 टेंजेंट एट T1। तो ये बात सबको समझ में आई। तो इस बात का यहां पर यूज कर लूं कि सिंगल वेरिएबल, तो T2 को आई पुट -1 बाई T1। मेरे ख्याल से सवाल खत्म हो गया कि सर T1 की वैल्यू प्लस और -√2। अब तो निकाल ही लोगे ना आंसर। तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है ऑन द कर्व, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो कोई भी लिख लेगा। 5th प्रॉब्लम, एकदम एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिया उसने 5th। y इक्वल टू e की पावर x ग्राफ लाइक दिस।
एनी पॉइंट सी कहीं भी ले लो, दिस इज सी। नाउ c plus 1, c minus 1. Here is c plus 1, here is c minus 1. Now I want intersects the line joining, ये लाइन और टेंजेंट। तो तुमको लगता नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एकदम बुद्धि वाला सवाल दे दिया उसने, जहां पर नो फॉर्मूले, एकदम कॉमन सेंस टाइप। और एक इस लाइन के नीचे एक लाइन है। अब मुझे बताओ, ये इस स्ट्रेट लाइन के नीचे है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कैसे, पता करेंगे, है ना। तो कॉमन सेंस से सोचो कि सर अगर ये फास्ट है, ये लाइन इस लाइन के मुकाबले फास्ट है, तो जानते हो ना कि जो तेज दौड़ता है वो किसी पॉइंट पर अगर तुमसे पीछे है, तो क्योंकि वो तुमसे तेज दौड़ रहा है ना, तो तुमको ओवरटेक कर लेगा। तो देखो इस लाइन ने आगे जाके ओवरटेक कर लिया कि सर आगे कट कर गई, सही। और अगर मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन, लेकिन ये लाइन इसके कंपैरिजन में स्लो है, तो एक तो तुम मुझसे स्लो हो और तुम मुझसे पीछे चल रहे हो सेम पॉइंट पर, है ना। तो तुम मुझसे पीछे ही रहोगे, बल्कि तुम्हारा मुझसे गैप और बढ़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे तेज भाग रहा हूं और मैं तुमसे आगे हूं। तो हमारी और तुम्हारे बीच की जो लीड है ना, वो बढ़ती चली जाएगी, समझे। तो बताओ ये दोनों इंटरसेक्शन कहां हुए होंगे, सिर्फ सर कहीं पीछे, क्योंकि इसका स्लोप चेंजिंग है ना, ठीक। तो एक स्ट्रेट लाइन तो कहीं पीछे कहीं मीट हुए। तो तुमको ये चेक करना है कि ये जो टेंजेंट है ना, इसका स्लोप लाइन के स्लोप के कंपैरिजन में बड़ा है या कम है। तो लाइन का स्लोप कितना हुआ, e की पावर c प्लस 1 लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स माइनस e की पावर c माइनस 1 अपॉन c प्लस 1 माइनस c माइनस 1 बाई 2, सही। तो और इस लाइन का स्लोप कितना है सर, इसका स्लोप तो e की पावर c है, dy बाई डी एक्स कर लो। तो मुझे बताओ, क्या तुम इस नंबर को चेक करके बता सकते हो कि ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो एक रफ वैल्यू कि सर ये 2.7 अप्रॉक्स, ये बेचारा बहुत छोटा, 0.5 से बहुत छोटा, अरे 2.7 समथिंग यार, 1 अपॉन, तो ये 0.5 से बहुत छोटा। तो मुझे बताओ ये नंबर गारंटी 2 से बड़ा है कि नहीं, मोर देन 2, डिवाइड बाई 2 इज मोर देन 1। तो ये e की पावर c से बिगर है। इसका मतलब ये सिचुएशन थी कि सर ये जो लाइन थी ना ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये टेंजेंट के स्लोप से ज्यादा स्लोप की लाइन है। तो इसका मतलब है ये टेंजेंट ने कहां कट किया होगा, पीछे, समझ गए, कहीं पीछे कट किया होगा। यह छठा सवाल बताने लायक है ही नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 1,3, सीधा डिफरेंशिएट कर देना, x को 1 डाल देना, y को 3 डाल देना, गारंटी dy बाई डी एक्स निकल आएगा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग। चलो एक्सरसाइज 3, वो ओरिजिनल एक्सरसाइज 3 है ना, कि सर जो नंबरिंग में वाकई में 3 होनी चाहिए थी, अब उसको डिस्कस करते हैं, है ना। मेंस और एडवांस तो क्लियर हो गया। 1 to 5, ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है ना। 1 to 5, नो। 6 to 10, अरे यार ये मेरे सामने जो तुम्हारी बुकलेट है, इसमें टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं, तुम्हारे में भी तो 5 एक्सरसाइजेज होंगी।
क्योंकि मेरे हाथ में जो बुकलेट है ना उसमें एक्सरसाइज 3 देन 4 देन 5 नहीं है, मेरे हाथ में है 3 3 4। हो सकता है तुम्हारे पास जो गया हो वो 3 4 5 ही हो। अप टू 10 डन। क्वेश्चन 9 ओनली। y इक्वल टू, ये तो प्रॉब्लम समझना था केवल, किस प्रॉब्लम का मतलब क्या है। साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किया, देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन, तो ये लोकस का क्वेश्चन है। ओरिजिन से टेंजेंट बनाओ तो तुमको दिखेगा सर इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। देखिए दिस इज वन टेंजेंट, और भी टेंजेंट बनेंगे। हो सकता है तुम कहो कि सर ये भी तो टेंजेंट है, ये तो ऐसे बहुत सारे ओरिजिन से टेंजेंट्स बनेंगे। तो आई एम इंटरेस्टेड इन लोकस, तो आई कॉल्ड वन ऑफ देम एच के। अब तो तुम्हारी आदत पड़ चुकी है कि सर आप सारे सवाल यार आप स्लोप से कर देते हो, तो डेफिनेटली आप इसे भी ओरिजिन के एच को ज्वाइन करके ये रहा स्लोप। फिर तुम कहोगे सर एच के पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, तो y इक्वल टू साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कॉस एच। अब आंसर में तुमको लगता नहीं सर मुझे ये साइन और कॉस आंसर में नहीं चाहिए, तो यूज करो ना कि एच के लाइज ऑन साइन एक्स, के बराबर साइन एच। लगता नहीं, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, प्रॉब्लम खत्म। डन। लोकस ऑफ कांटेक्ट पॉइंट अप टू 15। अरे 7th मत पूछो यार, क्यों पूछ रहे हो। स्ट्रेट लाइन इज नॉर्मल टू कर्व, ये तो ग्राफ होता है ना, ये रहा ग्राफ। तुमको लगता नहीं कि सर ये ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग है, ये हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ है कि नहीं, कि एट एनी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 जिसने पूछा है, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, किसी भी पॉइंट पर तुम ग्राफ देख लो। तो व्हाट अबाउट नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर टेंजेंट नेगेटिव है स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई, तो माइनस ए बाई बी, ये हुआ नॉर्मल का स्लोप। और अभी अभी तुमने मुझे कहा कि सर नॉर्मल का स्लोप कर्व को किसी भी पॉइंट पर देख लो, गारंटी पॉजिटिव। बस अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने शुरू कर चुके हो ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछ रहा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है ना, कि सर सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 है ना, एक्सरसाइज 1 में सेम क्वेश्चन था। रुको ढूंढने दो, कहीं था, मैंने देखा इसको अभी, कहीं तो देखा था यार इसे, गलत बोल दिया क्या। ये रहा 9th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 9 है ना। वहां भी तुमने पूछने की कोशिश की थी, मैंने शायद वहां भी बताने से मना कर दिया था, राइट। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनने का मतलब है कि वास्तव में हम कुछ नहीं करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स को माइनस हाफ करो, उससे कुछ रिलेशन आता है, या तो साइन की वैल्यू 0 आती है या 1 आती है, आई डोंट नो, ठीक। तो अगर साइन 1 आया तो क्या तुमको कॉस पता नहीं पड़ जाएगा, जहां साइन 1 आता है ना वहां कॉस 0 आता है। तो देख लेना डिफ्रेंशिएट करके क्या आता है, यू डिसाइड, ठीक। कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, वाई डैश माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश। तो वाई डैश बेचारा, वाई डैश को सीधा पुट ही करवा दो ना, माइनस हाफ पुट कर दीजिए, क्यों दिमाग लगाते हो। माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस हाफ, लो साइन माइनस साइन 1 माइनस हाफ माइनस हाफ, साइन की वैल्यू 1 आ गई,
ये आ गया। एट दैट पॉइंट साइन इज 1। अब उसी पॉइंट पर कर्व की इक्वेशन पे चले जाओ, कहना सर कॉस 0 हो गया, तो उससे तुम्हारा y 0 हो गया। अब y 0 हो गया तो यहां से तुम x निकाल लेना, फाइंड x। कुछ लोग समझ गए? अप टू 15 नो डाउट। 13 बस ये आखिरी सवाल है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू एब्सिसा। अरे तुमने तो बहुत भयानक सवाल पूछ लिया यार। तुमको सब टेंजेंट किसका तो फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, है ना? कि सर पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, तो करेंगे क्या? चलो सॉल्यूशन ही पूछते हैं, कुछ तो करें। कुछ करते नहीं है तो, है ना, कॉपी ही करते हैं। तो 13 को ड्रॉप कर रहा हूं मैं, है ना, y अपॉन वाई डैश से कर लेना। ओके 14th क्वेश्चन में भी लग रहा है ऐसा ही सेम क्वेश्चन तो अभी भी किया था। थीटा चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट है ना, डी थीटा बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये रहा स्लोप, टेन थीटा बाई 2। कुछ लोग समझ गए ना? टेन थीटा बाई 2 स्लोप। तो स्लोप का डी बाई डी टी ऑफ एम हाफ सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यही हुआ मेरे हिसाब से। डी बाई डी टी गलत थोड़ी किया मैंने, इंटू डी थीटा भी आएगा, क्योंकि तुम लोग चेन रूल सीखे हो ना कि सर हाउ टू अप्लाई चेन रूल। ये फंक्शन ऑफ थीटा है, तुमको डी बाई डी टी करना है, तो डी बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी। मेरे ख्याल से मैंने सही कर दिया ना? अब मुझे लगता है ये वैल्यू दी हुई है इसके, तो इसको के पुट कर लेना, और थीटा की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा पाई बाई 3, थीटा को पाई बाई 3 पुट कर लेना। गॉट द आंसर। चलो बहुत डिस्कस कर लिया आज, है ना? लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन घर के लिए तो नहीं दिया था ना, राइट? चलो सोचने दो क्या पढ़ाना है। लेट्स सी दिस। रटो पहले से, रटो, ठीक है? एक्सप्लेनेशन सब बात की बात है, याद करना इंपॉर्टेंट है कि सर यस वी अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला।
कॉपीड, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल है, फंडामेंटल समझते हो, नो नीड टू प्रूव, डायरेक्टली एज ए स्टेटमेंट बोल दो, ठीक। हालांकि मैं प्रूफ बता दूंगा, स्टिल अल्टीमेटली तो याद करना है। लेकिन बस बात ध्यान में क्या रखना कि सर यूं ही स्टेटमेंट को मत अप्लाई कर देना, इस कंडीशन का ध्यान रखेंगे। स्मॉल एफ हैज टू बी कंटिन्यूस, देन ओनली फॉर्मूला होल्ड। और तुम समझ रहे हो कि व्हाट इज कैपिटल एफ? कैपिटल एफ स्मॉल एफ का इंटीग्रल है, तभी तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है, एंटी डेरिवेटिव है, राइट, प्रिमिटिव है। तुम तो जानते हो सर ये सब एक ही मतलब रखते हैं, इंटीग्रल, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव, फाइन। अगर मैं प्रूफ देखना चाहता हूं ना ऑफ दिस डेफिनेशन, तो पहले मुझको ज्योमेट्रिक सेंस पता होना पड़ेगा कि ये जो अपने सिंबल, जिसे कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डीएक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी रीड करते हैं, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीनिंग पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। तो पहले इस नोटेशन को पढ़ना सीख लेते हैं कि इसको हम लोग रीड क्या करते हैं। वैसे मैंने अभी अभी रीडिंग बताई, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, ए को कहते हैं लोअर लिमिट और बी को कहते हैं अपर लिमिट। क्विकली चैट को स्क्रॉल करो भाई। क्विकली, फाइन। चलो अब इसका थोड़ा ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं कि ये क्या ज्योमेट्रिक मतलब रखता है। तुम एक काम करो, मैं स्टेटमेंट अभी लिखवा दूंगा तुमको। एक्स एक्सिस, मैं एफ एक्स फंक्शन कुछ एज्यूम कर रहा हूं, मान लो इट इज लाइक दिस। मैंने एक बहुत ही छोटा इंटरवल लिया है, बहुत ही छोटा, मतलब छोटा का मतलब समझते हो कि सर ये जो आपने इतना ग्राफ दिखाया है ये एक्चुअली एक पॉइंट की तरह दिखना चाहिए। आई हैव कंसिडर्ड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल विल लुक लाइक अ पॉइंट, उसको मैग्नीफाई करके तुमको दिखा रहा हूं, ठीक। तो इसको एक पॉइंट की तरीके ट्रीट करना कि सर ये बहुत ही छोटा है, हम लोग उसको बड़ा करके देख रहे हैं, तो इट लुक लाइक दिस, ठीक। ग्राफ ऑफ एफ एक्स। अब एक काम करो, you obtain area which graph fx form with x axis। तो मुझे बताओ अगर ये इंटरवल बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, तो क्या मैं f को कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं कि सर देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन f बिकॉज योर इंटरवल लेंथ इज नियरली 0। तो f कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं, जल्दी से हाँ बोलो। तो इसे एक रेक्टेंगल की तरह देख सकते हो तुम लोग कि सर इट विल, वी कैन कंसिडर इट लाइक अ रेक्टेंगल। तो एरिया विच दिस एफ फॉर्म विद एक्स एक्सिस, उसको मैं कुछ डेल्टा ए बोल रहा हूं, दिस इज द एरिया डेल्टा ए। तो यू कैन से कि सर आपकी वाई वैल्यू एफ एक्स you can treat it as constant, है ना, your y value into height, height ही तो fx लिखवा दी मैंने, height fx, now width is delta x, ठीक। तुमको जो मर्जी हो तुम वो कर सकते हो कि सर मैं y जो है, मैं हाइट जो है, हाइट
क्या मैं उसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो कि मैं तो ये लिखूंगा। तुम्हारा जो मर्जी हो तुम वो लिखो, मैं तुमको अल्टीमेटली शो कर दूंगा कि यू विल कम टू सेम रिजल्ट, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर मैं थोड़ी और एक्यूरेसी बढ़ाता हूं, मुझे ना तो एफ एक्स लेना है ना मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेना है, मैं तो एवरेज लूंगा। तो तुम एवरेज ले लो। तो वॉट एवर पॉसिबिलिटी यू वॉन्ट, ठीक, कि मैंने हाइट को ये रीड किया। अब आई सेड कि थोड़ा रीअरेंज करते हैं, डेल्टा ए डेल्टा एक्स। तो तुम देख पा रहे हो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी में मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, आइदर यू राइट इट इक्वल टू दिस और यू राइट इट इक्वल टू दिस और यू राइट इट इक्वल टू दिस। तुमको जो भी पॉसिबिलिटी फॉलो करने का मन करे उसे फॉलो करो, ठीक। नाउ एज यू सेड कि डेल्टा एक्स इज नियरली जीरो, तो तुम तो जानते हो ना कि ऑलमोस्ट जीरो कब रीड किया जाता है? ऑलमोस्ट जीरो तब रीड किया जाता है जब लोग लिमिट लगाते हैं। यस, तो इफ आई टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंड जीरो टू डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, तो अब तुम फॉलो कर सकते हो कि सर इन तीन में आप किसी भी पॉसिबिलिटी को लो, यू विल कम टू दिस एक्सप्रेशन ओनली थ्रू दिस एफ एक्स, इसके थ्रू एफ एक्स, इसके थ्रू ऑल्सो एफ एक्स प्लस एफ एक्स बाई टू। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है, ठीक। तो आई कम टू दिस रिजल्ट। अब तुमको अच्छी तरह मालूम है कि सर डिफरेंशिएशन हम सीखे हुए हैं, ये जो क्वांटिटी है ये कहलाती है डीए बाई डीएक्स। तो आई गॉट दिस रिजल्ट, सही। तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि डी ऑफ ए डिफरेंशियल एरिया, ए तुमने किसके लिए यूज किया था? तुमने एरिया के लिए यूज किया था, ऑफ एफ एक्स विथ एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो दैट डिफरेंशियल एरिया इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये नोटेशन हम सीख चुके हैं पहले कि सर डिफरेंशियल नोटेशन यू कैन राइट लाइक दिस, है ना, दिस इज अलाउड। यहां तक ठीक कि चलो हम डिफरेंशियल एरिया तक तो पहुंच गए, और डिफरेंशियल एरिया का मतलब भी मुझे पता है कि ये ए है कौन? ये ए है जो एफ ने एरिया फॉर्म किया विद एक्स एक्सिस, ठीक। अब इफ आई पुट इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का एक्चुअल मतलब वही होता है जो अंग्रेजी का मतलब होता है, टू इंटीग्रेट, टू ऐड, है ना, लोगों को इंटीग्रेट करो, जोड़ो, समझ गए। तो डिफरेंशियल ए टू इंटीग्रेट, टू ऐड। नाउ इफ आई पुट लिमिट, लिमिट का मतलब होता है कहां से कहां तक जोड़ो। तो इफ यू पुट हियर ए टू बी, ए टू बी, so that means to add areas, एरिया को जोड़ो कहां से कहां तक? x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, ठीक है। तो डेफिनेशन अपने आप निकल के आ रही है कि इस क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मतलब क्या है? सम ऑफ एरिया विथ विच एफ एक्स फॉर्म विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी। अभी सम ऑफ एरिया बताऊंगा, ठीक। अभी अभी समझाता हूं, है ना। यहां तक तुम ठीक हो? अब मुझे एक चीज सोचना
कि सर आप बार बार इसको एरिया एरिया बोल रहे हो यार। अगर आपका ग्राफ कहीं ऐसा होता इंटरवल में कि सर ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रहा एफ एक्स, सही, तो क्या तुम लोग एरिया, जो एरिया क्वांटिटी है, क्या वो एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख पाते कि सर एरिया तो पॉजिटिव आंसर होता है ना यार, एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है कि नहीं? एरिया का आंसर कभी लिखते हैं कि सर एरिया -2 है? एरिया तो 2 होता है ना। और यहां पर तो तुम फील कर रहे हो कि सर आपकी हाइट एफ एक्स थोड़ी है, एफ एक्स तो खुद एक नेगेटिव नंबर है, तो एक्चुअली हाइट तो माइनस एफ एक्स होनी चाहिए इनटू विड्थ जो कि डेल्टा एक्स है। तो कुछ यहां से समझ में आया कि ये जो एफ एक्स डेल्टा एक्स है ये एक्चुअली न्यूमेरिकली एरिया के बराबर है, लेकिन ये क्वांटिटी माइनस एरिया भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैं डेफिनेशन को कंप्लीट करूंगा, लेकिन बात को भी पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिखूंगा तो तुमको कंफर्टेबल लगेगा, है ना। तो जस्ट मैं तुमसे ये चाह रहा हूं कि ये जो तुम सम कर रहे हो एफ एक्स डी एक्स, वो एक्चुअली जो एडिंग क्वांटिटीज है वो एडिंग क्वांटिटी एरिया, न्यूमेरिकली तो एरिया है, लेकिन हो सकता है कभी वो माइनस एरिया हो, कभी वो प्लस एरिया हो। ठीक है, अभी अभी बात को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में तो तुमको दिख रहा है कि सर वॉट एवर आंसर यू गेट ना इन दिस एग्जाम्पल वो एरिया के बराबर होगा, लेकिन इस एग्जाम्पल में जो भी आपका आंसर आएगा ना इंटीग्रल का, वो ये जो एरिया है, ये एरिया वो उसके माइनस के बराबर आएगा कि सर माइनस ऑफ एरिया आंसर आ रहा है इन दिस प्रॉब्लम इफ यू इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर। ठीक, तो इस एग्जाम्पल में मुझको आंसर माइनस एरिया मिलेगा, इस एग्जाम्पल में आंसर बराबर एरिया मिलेगा। ठीक है, तो समझना, अगर मैं तुमको एक फंक्शन देता हूं, सपोज योर फंक्शन इज लाइक दिस कि सर ये है ए और ये है बी, है ना। मेरी बात को फॉलो करने की कोशिश करना। मेरा प्रॉब्लम था ए से बी एफ एक्स डी एक्स, टेल द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस, फाइन। अब ये जो एरिया है ना, ये शेडेड एरिया, इसकी वैल्यू मान लो Δ1 है। ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुमको इस शेडेड रीजन की वैल्यू दे दी मैंने, मतलब ये वैल्यू कुछ 5 फॉर एग्जाम्पल, दिस एरिया इज Δ1। इसी तरह से ये एरिया इज Δ2, ये Δ2 है। ठीक है, दिस एरिया इज Δ2। तो क्या अब तुम फील कर पा रहे हो कि आपने मुझको क्या कहा कि हम छोटा छोटा इंटरवल लेते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो देखो ए एक बहुत छोटा एलिमेंट, कि सर आपने एक बहुत छोटा एलिमेंट, इतना छोटा रेक्टेंगल की तरह अप्रॉक्स हुआ, तो आपको ये एरिया मिला। मानते हो गारंटी ये जो भी एलिमेंट है ये माइनस एरिया आया। सब लोग समझ रहे हैं? क्या सबको दिख रहा है कि फ्रॉम ए एलिमेंट लिया, ये जो एरिया, ये जो क्वांटिटी आई ए से लेकर यहां तक, माइनस ऑफ एरिया आई। ठीक, अरे तुम तो एक पॉइंट जैसा एलिमेंट लेते हो ना, कि सर आपने डेफिनेशन हमें सिखाई है एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज टेंडिंग 0। तो एक पॉइंट के जैसा इंटरवल है, और वहां पर मुझको समझ में आता है कि ये क्वांटिटी न्यूमेरिकली एरिया होती है एफ एक्स डी एक्स।
है ना, और हम लोग जोड़ते जा रहे हैं, उन एलिमेंट्स को जोड़ते जा रहे हैं। तो इस छोटे एलिमेंट की वैल्यू माइनस एरिया। अब मैंने कहा कि अब यहां पर तुम एंड कर गए ना, अब तुम यहां से लेकर एक नया एलिमेंट, तो क्या तुमको फिर दिख रहा है कि सर ये पूरा पोर्शन ये भी माइनस ऑफ एरिया आया, और हम उनको जोड़ते जा रहे हैं। फिर ये न्यू एलिमेंट, तो ये भी माइनस ऑफ एरिया। तो क्या तुमको मेरी बात बस इतनी समझ में आई कि सर ए से लेकर के अप टू हियर आप छोटे छोटे एलिमेंट लेके जोड़ते जा रहे हो, तो ये जो पूरा शेड है ना, ये पूरा शेड मिल गया आपको, पूरा शेड। दे आर ऑल नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया। तो जब सबको ऐड किया मैंने, तो आई गॉट टोटल एरिया, लेकिन माइनस ऑफ दैट। तुमने यही कहा था ना कि सर हम एलिमेंट्स को सम करेंगे ए से लेकर बी तक, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट बनाते चले जाएंगे जो कि पॉइंट जैसे होंगे, ठीक, और उन एलिमेंट्स को जोड़ते चले जाएंगे। तो वो सारे के सारे एलिमेंट माइनस ऑफ एरिया, माइनस ऑफ एरिया, माइनस ऑफ एरिया आ रहे थे, ठीक। तो यहां से यहां तक मुझको क्या दिखाई दिया कि सर सी तक गए हम, तो यहां तक ये जो आपका डेल्टा वन है ना, न्यूमेरिकली डेल्टा वन आया, लेकिन एक्चुअली माइनस ऑफ दैट। तो आई गॉट द सम अप टू हियर माइनस डेल्टा वन, ठीक। अब इस पोजीशन के आगे बढ़ो कि अब मैंने एलिमेंट लिया वेरी स्मॉल, कि सर यहां से लेकर यहां तक, तो क्या तुम्हारा एलिमेंट तुमको दिखा कि सर अब की बार बराबर एरिया। फिर तुमने कहा सर नया एलिमेंट यहां से यहां, ये भी बराबर एरिया, न्यू एलिमेंट बराबर एरिया। फील कर रहे हो मेरी बात को कि हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते चले जा रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट बराबर एरिया, बराबर एरिया, एरिया एरिया। तो जब सबको जोड़ोगे तो तुमको लगता नहीं सर ये पूरा शेड, ये पूरा जोड़ने से ये जो पूरा एरिया था ना उसके बराबर आ गया। तो यहां से यहां तक एलिमेंट जोड़े तो माइनस ऑफ दिस एरिया आ गया, और जब यहां से यहां तक जोड़े तो बराबर प्लस ऑफ दिस एरिया आ गया। गॉट द पॉइंट? तो आई गेस योर आंसर इज गोइंग टू बी दिस। दिस इज व्हाट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज। अब मैं इसको लैंग्वेज अब देने जा रहा हूं, लेकिन हमने पहले इस बात को समझ लिया कि ये कैसे आया, ठीक है। तो एक मोमेंट समझ लो, फिर अभी इसको लैंग्वेज दे दूंगा मैं। किसने कहा यार एरिया वेक्टर होता है? हाँ, 8th क्लास में तुम लोग को ट्रिपेजियम का एरिया क्या 5 वेक्टर पढ़ा दिया क्या? हाँ, ट्रिपेजियम का एरिया 5 होता है, तुमको पता नहीं है? ट्रिपेजियम का एरिया 7 होता है। कुछ भी मिक्स करते रहते हो। वेक्टर सिंबल लगाया नहीं, उसको वेक्टर बोल रहे हैं। एरिया वेक्टर एक अलग बात होती है ना। इसलिए ज्यादा पढ़ाई नुकसानदेह हो जाती है कभी कभी, है ना। सीखो, है ना, अभी सीखने का टाइम है। वो एरिया के साथ में वेक्टर बोलते हैं, एरिया वेक्टर, है ना। वो एरिया के ऊपर ना इस तरह का सिंबल पुट करते हैं, तब वो वेक्टर कहलाता है। जब तक सिर्फ एरिया बोला जा रहा है तो दैट इज नॉट अ वेक्टर, दैट इज अ न्यूमेरिकल नंबर ओनली, ठीक है ना। रीजन शेडेड, ओके। नाउ यू कैन राइट डाउन, लिखो डेफिनेशन लिखो। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मीन्स, हाँ लिखो, मीन्स
the algebraic sum of area algebraic sum of areas bounded by fx, algebraic sum of areas bounded by fx with x-axis between x equal to a and x equal to b. Algebraic sum of areas bounded by fx with x-axis between x equal to a and x equal to b. Algebraic sum of areas. Okay. तो तुमने डेफिनेशन में नोटिस किया, मैंने सिर्फ सम ऑफ एरियाज नहीं कहा, मैंने कहा अलजेब्राइक सम। तो एक्चुअली अलजेब्राइक सम से मैं तुमसे मीनिंग कन्वे करना चाहता हूं कि एड एरिया विथ साइन कन्वेंशन। तुमको एरिया को जोड़ना है विथ साइन कन्वेंशन, और वो साइन कन्वेंशन तुमने खुद ने नोटिस किया कि सर वो पोर्शन जब एफ एक्स एक्स एक्सिस के नीचे होता है तो एरिया नेगेटिव, और जब एफ एक्स ऊपर होता है ये रहा ग्राफ ए से बी, ए बी, ठीक है। दिस इज एफ एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इसमें भी देखना, ध्यान रखना, जो लोग इस बात को रट रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेना है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव लेना है, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो भी मैं तुमको साइन स्कीम बता रहा हूं, व्हेन टू टेक पॉजिटिव एरिया, व्हेन टू टेक नेगेटिव एरिया, मैं एक छोटे से एजम्पशन को लेके बता रहा हूं। और वो छोटा सा एजम्पशन क्या है कि सर आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट से कम है, ठीक है। अगर एक्चुअली मैं तुमसे इंक्रीजिंग देखने के लिए कह रहा हूं कि यार ए से बी की तक जोड़ना है ना, तो लोअर लिमिट अगर अपर से कम है, उसके लिए मैंने तुमको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि देख एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा तो नेगेटिव एरिया, एक्स एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव एरिया, ठीक। मतलब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, मान लो ये डेल्टा वन है, फील कर पा रहे हो मैंने डेल्टा वन किसको बोला, इस एरिया को। ये डेल्टा टू है, ये एरिया, एफ एक्स जो एरिया बना रहा है एक्स एक्सिस से उसकी वैल्यू दे रहा हूं। ये डेल्टा थ्री है, ये डेल्टा फोर है, तुम बी तक जा रहे हो ना, ये डेल्टा फाइव है, ठीक है ना। हाँ, चिंता मत करो, हम लोग क्यों अपने कन्वेंशन को बिगाड़ेंगे कि सर अगर अपर लिमिट लोअर से छोटी आ गई तब क्या करेंगे। मैं तुमको सिखा दूंगा कि लिमिट को कैसे इंटरचेंज किया जाता है, तो ये सारी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग, मैं जितना बता रहा हूं अभी अपन उतने पर ध्यान दें, है ना। बहुत सारी बातें एक साथ आने में दिक्कत है ना,
पहले अभी हम इस बात को लेके ही चलते हैं कि सर आई एम एज्यूमिंग कि योर लोअर लिमिट इज लेस, ठीक। तो इफ दैट इज ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन एरिया सॉरी देन डेफिनेट इंटीग्रल a to b is, हाँ। तो फॉर दिस एग्जाम्पल आई थिंक हर कोई बता लेगा कि सर देखिए जोड़ते जाइए, इंटीग्रेशन का मतलब है होता है टू ऐड, और अब मैं तुमको छोटे छोटे एलिमेंट लेके तो बताऊंगा नहीं। लोग समझ रहे हैं सर यहां से यहां तक माइनस डेल्टा बनाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट जब जोड़े तो नेगेटिव नेगेटिव एरिया, सारे एरिया जुड़ते गए लेकिन वो सारे एरिया नेगेटिव थे, तो पूरा इतना एरिया मिला मुझे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस डेल्टा वन। फिर यहां से यहां तक जब मैंने एलिमेंट्स जोड़े तो वो सारे एलिमेंट बराबर एरिया आ रहे थे, और उन सारे एलिमेंट्स को जोड़ने से पूरा डेल्टा टू मिल गया। फिर यहां पर जब एलिमेंट्स फ्रॉम हियर टू हियर एड अप किए मैंने, तो वो सब नेगेटिव एरिया नेगेटिव एरिया नेगेटिव एरिया पूरा एडअप होके माइनस ऑफ डेल्टा थ्री देके गया। समझ में आ रही बात? तो माय आंसर इज, बस अब समझने की कोशिश नहीं, अब तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि सर बार बार डिराइव थोड़ी करते रहेंगे। इज माय फाइनल आंसर, नहीं तो वो डेल्टा फाइव माइनस में आएगा ना। हाँ सही है, ठीक है आरती। तो यू ऑल अंडरस्टूड कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया बाई एफ एक्स विद एक्स एक्सेस, बाउंडेड बाई एफ एक्स विद एक्स एक्सेस में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। तुम लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हो कि नहीं? एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, यहीं पर लिखते हैं। चलो फॉर सेम एग्जाम्पल के लिए यू हैव टू टेल what is the area bounded by fx with x-axis between x बराबर a and x बराबर b? what is this equal to? तुमसे एरिया पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एवरीवन विल आंसर कि सर साइलेंटली ये जो रीजन बन रहे हैं ना एफ एक्स का विद एक्स, इन रीजन के एरियाज को जोड़ते जाइए। योर आंसर टू द प्रॉब्लम इज, तो मुझे लगता है कि तुम लोग 100% समझ गए कि ये दोनों कंसेप्ट अलग हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन and area under curve, they are two different things, है ना। definite integration adds area with sign scheme, साइन कन्वेंशन के साथ जोड़ता है, जबकि एरिया तो तुम समझ रहे हो कि सर न्यूमेरिकली जोड़ते चले जाओ। अरे सिग्मा और इंटीग्रेशन भाई ये कंटिन्यूस सम है, कंटिन्यूस। डिस्क्रीट सम थोड़ी है कि सर 1 + 2 + 3 + 4, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या, राइट। तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज नाउ क्लियर कि डेफिनेशन क्या है। एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स विद एक्स एक्सिस, अलजेब्राइक सम फ्रॉम ए टू बी। और अलजेब्राइक सम का मतलब एकदम साफ कि सर विद साइन कन्वेंशन जोड़ना पड़ेगा। डन। तो चलो तुम लोगों को एक काम करता हूं, तुम लोगों को फंडामेंटल डेफिनेशन
जो ज्योमेट्रिक डेफिनेशन लिखवाई है ना, चलो तुमको बढ़िया से फॉर्मेट में सिखाता हूं, है ना। तो एक्चुअल डेफिनेशन डेफिनेट की, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एज ए लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो भी बात कर रहा हूं ये सब फंडामेंटल्स है। एज लिमिट ऑफ सम, तो जो तुमने ज्योमेट्रिक डेफिनेशन अभी अभी सीखी है ना, उसी को एक फॉर्मूले की फॉर्मेट देने जा रहा हूं। ये डेफिनेशन ही तो है, अलजेब्राइक सम ऑफ एरियाज, यही तो डेफिनेशन है। तो उसको कुछ फॉर्मूला देने जा रहा हूं कि चलो ये आपका एफ एक्स है, मान लो, सही, फ्रॉम ए टू बी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने इस पूरे रीजन को बराबर बराबर विड्थ में डिवाइड कर दिया, इक्वल विड्थ। और वो सारे जो विड्थ है ना, सबकी इक्वल विड्थ है से h, कि सर ये h विड्थ, मतलब दिस इज a, देन दिस इज a प्लस h। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट, मैंने पूरे इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a प्लस एच टू a प्लस टू एच, a प्लस टू एच टू a प्लस थ्री एच, लाइक दैट, एंड सो ऑन। नाउ एज आई सेड, आई डिवाइड इन n पार्ट्स। तो nth पार्ट सोचोगे, योर फर्स्ट पार्ट इज a to a plus h, your second part is a plus h to a plus 2h, your third part is 2h to 3h, then what is your nth part? So your nth part, which should end at b, तो कॉमन सेंस से सोच लोगे कि सर my nth part is a plus n minus 1h to a plus nh, लेकिन a प्लस NH को तो b के बराबर होना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई? आई डिवाइड इन n इक्वल इंटरवल्स हैविंग विड्थ h। ओके, अब जो तुमने मुझे डेफिनेशन सिखाई है वो लगाने जा रहा हूं। तुमने मुझसे कहा है कि सर लेट्स अप्रोक्सीमेट दिस टू बी अ रेक्टेंगल। हम इसको छोटा इंटरवल मान रहे हैं, तो आप इसे रेक्टेंगल मान लीजिए, है ना। हालांकि तुमको सबको दिख रहा है कि सर ये रेक्टेंगल कहां है, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल। मैंने कहा मान लो यार, ठीक है। तो एरिया एफ ए इंटू एच। मुझे बताओ, क्या ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है, तुमको ऐसा नहीं लगता कि सर ये ऑटोमेटिक साइन स्कीम को कवर कर लेगा, है ना। अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, तुमको लगता नहीं कि सर ये क्वांटिटी हो सकता है नेगेटिव हो। अब जैसे इस एग्जांपल में तो ये पॉजिटिव है ना। तो इस एलिमेंट का एरिया एफ ए एच। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली चल रहा हूं कि तुमने ये वैल्यू को कांस्टेंट लिया था ना, अगले इंटरवल में मैंने a प्लस एच वैल्यू ले ली। रेक्टेंगल्स लाइक दिस, a प्लस एच इंटू एच, a प्लस टू एच इंटू एच, एंड सो ऑन टिल लास्ट a प्लस एन माइनस वन एच इंटू एच। तो ऑटोमेटिकली तुमको कंसेप्ट समझ आ रहा है कि सर ये सम ऑफ एरिया नहीं लिखा है, ये अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया लिखा है। यहां ऑटोमेटिकली साइन स्कीम इज टेकन केयर ऑफ। जब नेगेटिव आना था तब नेगेटिव है इसमें, क्योंकि आपका वो जो एफ है ना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो भी आप लिख रहे हो, यही डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सोचो,
हाँ बोलो भाई, एम आई एडिंग एरिया विथ साइन स्कीम और नॉट, है ना, मैं एरिया को साइन स्कीम से ही तो जोड़ रहा हूं, राइट। नाउ दिस क्वांटिटी, जैसा तुम सोच रहे हो कि सर ये डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर है, तो माय आंसर इज नो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर नहीं है, समझे, ये उसके बराबर नहीं है। कोई बताएगा क्यों कि सर ये इसके बराबर कहां से हो गया यार, क्या ना सर, साफ इतना बड़ा गैप दिख रहा है और आप कह रहे हो बराबर है। आपने ए से बी इंटरवल को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया 100 में, तो क्या ये बराबर है डेफिनेट के हो जाएगा? कोशिश करो। आई डिवाइडेड, थोड़ा छोटा एरिया लेते हैं ना, छोटा पोर्शन, कि सर ये था पोर्शन, मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया, ठीक। हाँ, अब कुछ लोग समझ रहे हैं। तो क्या तुमको लगता है कि ये डेफिनेट के बराबर होगा? सबको दिख रहा है सर इतना बड़ा एरिया छूट गया, ये छूट गया, है ना। तो अगर आपने 100 पार्ट में डिवाइड किया तो यू विल नॉट गेट राइट आंसर, लेकिन हां मैं कह सकता हूं इट इज अप्रॉक्स, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। कि आपको ए से बी डेफिनेट इंटीग्रेट करना था, मैंने कहा चलो यार तुम 100 एलिमेंट्स लो और उनको जोड़ते हैं, तो यू विल गेट अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक। अब जरा सोचना, तुमने 100 पार्ट में डिवाइड किया था ना, तो तुम देख पा रहे हो कि सर इतना डिफरेंस दिख रहा है मुझे, कि देखिए आपके में गलती, ये आपकी मिस्टेक दिख रही है मुझे, कि यार देखो आपके एरिया में क्या मिस हो गया, ठीक। तो ये तो साफ दिख रहा है कि मिस्टेक है। अब किसी ने मुझसे कहा कि एक काम करो, तुमने 100 एलिमेंट लिए थे ना, चलो 200 लेते हैं, राइट। तो किसी के हिंट पर आई एम गोइंग टू इंक्रीज एलिमेंट्स, कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट जितने डिवाइड किए थे ना, उससे ज्यादा एलिमेंट लो इक्वल विड्थ के। तो एज यू सेड कि सर मैं 200 लूंगा, मैं तो जस्ट देखना चाहता हूं कि क्या एलिमेंट बढ़ाने से आंसर इंप्रूव हो रहा है या बिगड़ रहा है। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो यू विल से कि सर आपका एलिमेंट, तो मैं डिफरेंस पे कॉन्सेंट्रेट करूं कि बाय टेकिंग न्यू एलिमेंट अब डिफरेंस क्या हुआ है। तो अब तुम कहोगे सर अब ये डिफरेंस है, तो मुझे बताओ जो ब्लू शेड था ये उससे बेहतर आंसर है कि नहीं, कि हाँ यार डिफरेंस कम हो गया। एक्चुअल आंसर और मेरे आंसर में गैप कम हो गया, सही है। तो लोग समझ रहे हैं कि एलिमेंट्स बढ़ाने से आंसर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह की बातें तुम लोग आगे जाकर के जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि सर यही सब न्यूमेरिकल मेथड्स करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। कि जब प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होती है ना, तो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं, अप्रॉक्स आंसर निकाल दो। और जब अप्रॉक्स आंसर की बात होती है तो वो तुमको पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स, और वो न्यूमेरिकल मेथड्स बेसिकली उनका जो बेस है ना, वो तो 11वीं में अप टू 12th ही डेवलप हो चुका था, कि सर 12th में ही जो हमें पढ़ाया गया था ना, वहां पर फाउंडेशन रख दिया गया था, कंसेप्ट कॉल्ड न्यूमेरिकल मेथड्स, ओके। तो यू नाउ अंडरस्टैंड कि एज द एलिमेंट इंक्रीज योर आंसर विल इंप्रूव। तो अब समझ में आ रहा है कि सर हाउ टू गेट राइट आंसर, ठीक। उसकी भी बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालें, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस रिजल्ट में वो एक रिलेशन लिख दूं जो मुझे नजर आ रहा है कि सर ये जो आपने H लिखा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूं कि B बराबर A प्लस NH,
सही है। और तुम चाहो तो मुझे अब तो सिग्मा में लिखवा सकते हो कि सर इतना सीरीज लिख के दी है आपने, वाई नॉट यू राइट लाइक दिस into h r going from 1 to n, है ना। अब चलो तुमको बराबर डेफिनेट इंटीग्रल लिखवाता हूं, तो लोग समझदार हैं, दे आर सेइंग कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट को इंफिनिटी कराइए। सो इफ आई मेक n infinity, now the quantity is equal, approximation symbol eliminated, a to b fx dx। सही। ये तो तुम समझ रहे हो कि सर ये क्या हुआ, लिमिट्स हम सोच रहे थे अब इंटीग्रेशन में एंटर हो चुके हैं, अब आज के बाद लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेचारे लोग सोच पड़ गए कि अरे यार ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही लिमिट से निकली है। ठीक है, तो सोचो लिमिट कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना पूरा कैलकुलस 3 बातों पर है, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और एक तरह से लिमिट जो है वो सबका सोर्स है, सब कुछ यहीं से निकला है। लिमिट से डिफरेंशिएशन निकला, लिमिट से इंटीग्रेशन निकला। सही है ना। सी द रिलेवेंस, इंपॉर्टेंस, राइट। अब तुम चाहो, तुमको लग रहा होगा कि सर मेरे को ये दो दो वेरिएबल देख के टेंशन हो रही है, एच भी है आर भी है, तो तुम चाहो तो एक सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन रिमूव एच, हटा दो यार बी माइनस ए अपॉन, तो चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बी माइनस ए अपॉन एन इंटू एच, क्योंकि कुछ लोग सोचने लगे थे कि सर ये डबल लिमिट का सवाल है क्या, लिमिट एच पर लगेगी, लिमिट एन पर लगेगी। ठीक है, ये डबल लिमिट का सवाल नहीं है। डबल लिमिट में एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते थे, अगले को लिमिट लगाते थे। यहां वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है ना, यहां ऐसा थोड़ी कि सर लिमिट ओवर एच, लिमिट ओवर एन 1/1 लगेगी, ऐसा नहीं है, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर रिलेटेड। एच और एन आपस में एक दूसरे के फंक्शन है। ठीक है, तो इसको डबल लिमिट मत समझ लेना कि पहले एच पर लिमिट देन एन पर लिमिट, बिल्कुल गलत। ये सिंगल वेरिएबल, तो या तो एन पे जाके प्रॉब्लम करो या एच में जाके करो। ठीक है, तो मैंने किसी एक में कन्वर्ट कर दिया कि लो पूरा तुम्हारा एन में ला दिया, एच को खत्म ही कर दिया। सिग्मा लिमिट दिस इक्वल, सही है ना, ए से बी। तो इसको तुम डेफिनेटली हाईलाइट करो। तो अभी तो नहीं, लेकिन मैं तुमको इसका यूज कराऊंगा। ठीक है, इवन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग लिमिट ऑफ सम। तो अभी तो समझते जाओ, प्रॉब्लम की तुम चिंता मत करो, बताऊंगा मैं। अभी तो जस्ट कंसेप्ट्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि हाँ सर हो रहे हैं। ठीक है, ग्रैस्प हो रहा है। बढ़िया बात है भाई अमित, क्विकली। अरे मैथ्स पढ़ाते वक्त में अपने आप खुशी,
आने लगती है। मैं घर से बहुत टेंशन में आता हूँ, दुखी होके आता हूँ, कोई बात मुझे को लेकर मैं भी टेंस होता हूँ, लेकिन जब एक बार पढ़ाना शुरू करता हूँ पता नहीं कहाँ वो टेंशन कहाँ चली जाती है। ठीक है ना? चलो क्विकली, तो यू कैन से कि आई सिंपली लव माई वर्क, है ना? जो काम मैं करता हूं ना वो मुझे बहुत पसंद है, मन से करता हूं। गॉट इट? फाइन। तो चलो अब तुमको, क्योंकि ज्योमेट्रिक डेफिनेशन मालूम पड़ चुकी है, तो मैं तुमको बता देता हूं। अगर तुम वाकई में विलिंग हो कि सर हमको वो फंडामेंटल थ्योरम कहां से आई, अगर आप बता सकते हो, हालांकि ये सब जीके है, किसी काम तो आता नहीं है, लेकिन इसलिए बता देता हूं कि कुछ अच्छे बच्चों को फायदा हो जाएगा कि सर हमारा मेंटल लेवल रेज होता है ना? तो आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे फंडामेंटल थ्योरम चाहिए, ये कहां से आया। सही है? तो थोड़ा सा क्विकली बताऊंगा, तुम समझना। मैंने क्या किया, कैपिटल एफ फंक्शन को उठाया और कहा इस पर तुम्हारी एलएमवीटी की कंडीशन वैलिड है। वाई? एलएमवीटी की कंडीशन क्यों वैलिड है? क्योंकि सर कैपिटल एफ कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, मानते हो? कैपिटल एफ डैश स्मॉल एफ है, और तुमने मुझे कहा था ये कंटिन्यूस है। तो अगर कैपिटल एफ डैश कंटिन्यूस है तो कैपिटल एफ डैश को डिफाइन तो होना पड़ेगा ना। बेचारा डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूस कैसे हो जाएगा यार? तो कैपिटल एफ डैश कंटिन्यूस इंप्लाई कैपिटल एफ डैश कंटिन्यूस, समझो? कैपिटल एफ डैश इज कंटिन्यूस, सो कैपिटल एफ इज कंटिन्यूस, कैपिटल एफ इज डिफरेंशियबल ऑल्सो, तो एलएमबीटी वैलिड है ना? अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, छोटे छोटे इंटरवल लेते हैं ए से बी तक। देयर एग्जिस्ट C1 इन इंटरवल A2 A प्लस सम डेल्टा एक्स। by LMVT can say that capital F dash C1 is अपॉन डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं चलेगा कि सर वो अपॉन डेल्टा एक्स? अच्छा, एच से फैमिलियर हो? ओके। इंटू एच, बात समझ में आई ना? अपॉन एच क्रॉस मल्टीप्लाई। बस अब तुम समझदार लोग समझ गए कि सर अब आप क्या करने वाले हो। हमारे हमें पूरी पूरी आपकी मतलब प्लॉट आपका जो है ना वो पूरा हमको दिख गया कि आपने क्या मन में प्लानिंग कर ली है ना? अलग अलग इंटरवल, डिसजॉइंट इंटरवल में एलएमवीटी लगाता चला जाऊंगा। तुमने तो शीट में सवाल किया था कि सर शीट में एक एन टाइम्स एलएमवीटी तक का एक क्वेश्चन आपने कराया था, रिमेंबर? बाय एलएमवीटी कैन से अपॉन एच एंड सो ऑन। टिल कहीं एन तक ले जाते हैं इसको, है ना? सी एन।
मानते हो ना, ये जो लास्ट एलिमेंट है यही बी है। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं कि सर ये लास्ट एलिमेंट इज नथिंग बट बी। नाउ यू एड देम, सबको जोड़ दो। तो बाय एडिंग आई गेट एफ बी, आई गेट एफ ए, बाकी सब कैंसिल। सही। एंड हियर कम्स सिग्मा एच, कैपिटल एफ डैश इज स्मॉल एफ। नो प्रॉब्लम। सर यू कैन नाउ राइट लाइक दिस, I1 से N सिग्मा, आई गॉट दिस। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। ठीक, सोचो सोचो। तो क्या तुमको लग नहीं रहा कि सर आपने बुद्धू बना के हमें वो जो अभी आपने लिमिट ऑफ सम लिखवाया था ये वही तो लिखा है? एक बात बताओ, ए से ए प्लस एच इंटरवल में चाहे जो वाई ले लो, सबको तुमने कांस्टेंट ही तो माना था। तुमने एफ ऑफ ए को कांस्टेंट लिया, तुमने एफ ऑफ ए प्लस एच को कांस्टेंट लिया। अरे यार तुम्हारी चैट यार बंद हो गया क्या चैट? हाँ, तो मुझको एक बात बताओ, इफ आई मेक, अगर मैं इस विड्थ को जीरो कर दूं, विड्थ को जीरो करने का मतलब समझते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट। अगर मैं यहां आकर के बोलूं कि सर टेक लिमिट एन इनफाइनाइट, यार एन तो कुछ भी हो सकता है ना, यू कैन मेक एनी एलिमेंट्स। मैंने कहा चलो इनफाइनाइट एलिमेंट कर दो, तो जैसे ही मैंने इसको इनफाइनाइट एलिमेंट लिखा तो लोग समझ गए कि सर यही तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। यही तो अभी आप पढ़ा के आए हो कि आपका इंटरवल लेंथ इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ए से ए प्लस एच में आप किसी भी नंबर की वाई वैल्यू ले लो, चाहे वो नंबर ए हो, चाहे वो ए प्लस एच हो, चाहे वो नंबर C1 ही क्यों ना हो। C1 ए से ए प्लस एच का एलिमेंट है भाई, तो दैट इंटरवल इज ऑलमोस्ट जीरो लेंथ। तो एफ ऑफ C1, एफ ऑफ ए प्लस एच, दे आर ऑल इक्वल। मेरे ख्याल से दिमाग में जा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, तो यू अंडरस्टूड कि सर ये डेफिनेशन ही तो लिखी हुई है, सम ऑफ एलिमेंट्स, लिमिट ऑफ सम, एफ ऑफ समथिंग इनटू विथ एरियाज का सम, सिग्मा है ना, एरियाज का सम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट। सो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आई थिंक everyone understood कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आई कहां से। कंसेप्ट क्लियर? होमवर्क ले लो भाई, ठीक है। बस मुझे क्या है ना, शुरू में जब मैं बेसिक्स बताता हूं ना, बस मुझे वही समय लगता है। तुम लोग तो अब तो मुझसे फैमिलियर हो चुके हो यार, है ना, कि सर आप जितना धीमा पढ़ाते हो बिगिनिंग में, उतना ही आप तेज सवाल सॉल्व कराते हो, नहीं? तो टेंजेंट नॉर्मल इज ओवर। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए तो देखो हम समय बाद में निकालेंगे, बचेगा तो बताऊंगा, है ना, कि सर अच्छे सवालों पे कंसंट्रेट करें, शीट काफी पेंडिंग है। किसी को ध्यान है क्या कि मैं मोनोटोनोसिटी कहां पर स्टॉप किया था? एक्सरसाइज 2 आई हैव डिस्कस्ड कंप्लीटली। तो कल का होमवर्क, कल है ना, कल तो अपनी छोटी क्लास होती है ना, 2:15 पर होती है ना, तो इसलिए कल के लिए तुम लोग हल्का रहना चाहोगे ना। तो एक तो एक्सरसाइज 4 दे देता हूं,
है ना, तुम लोग तो सबको पता है सर, दिस इज द एरिया वेयर वी विल स्कोर इन मैथ, गणित में ये होगा हमारा स्कोर। ठीक, बहुत ही कम क्वेश्चन है, ओनली 7। इन एडिशन टू दिस लेट्स डू 3। सबको पता है कि सर ये वो एक्सरसाइज है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो कल के दिन हम लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं, राइट। उसके बाद तुमको फिर से तुमको पता है कि सर लॉन्ग हॉलीडेज, वीकेंड मतलब लॉन्ग हॉलीडेज, है ना। तो उस लॉन्ग हॉलीडेज में हम जेईई एडवांस करेंगे, राइट। तो होमवर्क फॉर टुमारो इज ओनली दिस ऑफ मोनोटोनोसिटी, राइट। और इसके बाद तुम 5 एक्सरसाइज पर स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, जिनका हो गया है वो मोनोटोनिसिटी की शीट खत्म करने की कोशिश करें। वो टेंजेंट नॉर्मल के जो छोटे से प्रोफिशिएंसी टेस्ट बचे उनको भी खत्म करने की कोशिश करें। ठीक, चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।